हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लक्ष्मी कुमारी इन्फो। फर्स्ट वीडियो में हमने बात करी थी भूमंडलीयकरण या वैश्वीकरण क्या होते हैं, उनका इतिहास और भूमंडलीयकरण का अर्थ। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे भूमंडलीय या वैश्वीकरण के विभिन्न आयाम। अगर हम बात करें तो इसमें 3 आयाम है: राजनीतिक आयाम, आर्थिक आयाम और सांस्कृतिक आयाम। सबसे पहले हम इस वीडियो में राजनीतिक आयाम पे बात करेंगे। राजनीतिक आयाम क्या है, यानी कि भूमंडलीयकरण या वैश्वीकरण हमारी राजनीति को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, इससे हमारी राजनीति को क्या लाभ हुआ है, क्या हानियां हुई हैं, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इससे क्या बेनिफिट मिला है, ये सारा डिस्कस हम इसमें राजनीतिक आयाम में पढ़ेंगे। ये मैंने पॉइंट वाइज लिखे हैं। फर्स्ट पॉइंट, हमारे राज्य की प्रभुसत्ता में बदलाव आया है। चूंकि बहुत सी गतिविधियां राज्य से बाहर हैं, सूचना के लिए पहले राज्य पर निर्भर होना पड़ता था, क्योंकि सारा काम पहले हमारा सब राज्य देखता था। अब नहीं है, अब हमारी जो जनती सूचना का अधिकार है या और भी जो गतिविधियां हैं, हम सिर्फ राज्य पर ही सीमित नहीं है। अब ये हम सुविधाएं बाहर से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अब इसके अंदर बदलाव आ गया है। तो इनकी राज्य की प्रभुसत्ता में बदलाव आया है। फिर सेकंड बात करेंगे हम, प्रत्येक राज्य पहले एक नागरिक को नागरिकता का दर्जा देता था, लेकिन अब इसमें बदलाव आ रहा है। इनकी जो राज्य की जो नागरिकता है, पहले एक नागरिक को सिर्फ एक ही नागरिकता प्राप्त होती थी। अब हम देख रहे हैं कि एक नागरिक को, जैसे हमारा भारत का नागरिक है, वो विदेशों में पढ़ाई कर रहा है या विदेशों में रह रहे हैं, यानी कि वहाँ की भी नागरिकता प्राप्त है। इसका अर्थ क्या हुआ, अब के समय में नागरिक को दोहरी नागरिकता प्राप्त कर सकता है। जैसे आज हमारे देश के लोग विदेशों में रह रहे हैं, दोहरी नागरिकता उन्हें प्राप्त है। जैसे ऑस्ट्रेलिया हुआ, टर्की हुआ, थाईलैंड, ये क्या है, इसमें हमें सब दोहरी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और पहले क्या था, पहले एक हमारे जैसे भारत का कोई नागरिक है तो वह भारत में ही रहता था, उसे बाहर विदेश जाने की कोई अनुमति नहीं थी, ना वो विदेश में रह सकता था, ना पढ़ाई कर सकता था। अब का समय में क्या है, अब हमारा जो भारत का नागरिक है विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं, इससे और जो विदेशों के लोग हैं वो भी हमारे भारत में आके पढ़ाई कर रहे हैं और रह रहे हैं। इसमें क्या हुआ है कि प्रत्येक राज्य पहले एक नागरिक का दर्जा देता था, लेकिन अब इसमें बदलाव आ गया है। थर्ड, हम बात करेंगे लोकतंत्र, मानवाधिकार, सुशासन के विषय में। राज्य को शासन चलाने में बहुत सी तकनीक मिली है, यानी कि लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए या मानव अधिकार या मानव की अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी जो है हमारा जो लोकतंत्र है या वैश्वीकरण है, इससे हमें मदद मिली है। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे 2009 में 9 का एक केस आया था, आशिया बीवी का केस था। ये केस आप सबने सुना ही होगा। जो ये क्रिश्चियन महिला थी और ये पाकिस्तान में रह रही थी, उन्हें जब वहाँ पर प्यास लगी तो उन्होंने पानी वहाँ के जग से उठा के पी लिया, और जो वहाँ की मुस्लिम महिलाएं थी उन्होंने मना करा कि आप इस तरीके से जग से पानी नहीं पी सकती, क्योंकि आप तो क्रिश्चियन है। तो और उन्होंने उस वक्त कुछ कह दिया, जो क्रिश्चियन महिला है आशिया बीवी ने कुछ कह दिया, तो जो मुस्लिम महिलाएं थी उन्होंने कहा कि आप हमारे पैगंबर मोहम्मद को कुछ गलत नहीं कह सकती, और इस केस को उन्होंने क्या करा, मुस्लिम महिलाओं ने कोर्ट में ले गए। अब कोर्ट में ले गए तो लंबी कार्रवाई हुई और फिर उनको मरवाने की कोशिश भी करी गई, पर ये इसका मुद्दा क्या हुआ, विश्व स्तर पर हो गया। इनकी विश्व स्तर पर इनके मानव अधिकारों की रक्षा देखी गई, इनकी जो आशिया बीवी थी उनकी सुरक्षा हुई, और आज के टाइम में वो अपना अच्छा जीवन अपने बच्चों के साथ व्यतीत कर रही हैं। इसमें हमारा क्या है, मानवाधिकार, इनके इसमें जो हमारा मानवाधिकारों की सुरक्षा होती है, यानी कि इससे हमारे राज्य को लाभ हुआ है, यानी कि राज्य है जो सुशासन सही प्रकार से चला सकता है। फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे, राज्य का दायरा कमजोर। राज्य का दायरा कमजोर हुआ है, वह राज्य आज जन कल्याण कार्य को उस रूप में नहीं देख पा रहा जैसे पहले देखता था। पहले क्या था, पहले राज्य का दायरा सीमित था, उनका दायरा सिर्फ 2 चीजों तक था,
एक तो कानून व्यवस्था तक था और नागरिकों की सुरक्षा। इनका क्या कार्य था? राज्य का कार्य था एक तो कानून व्यवस्था को देखना कि कानून व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ ना आए, कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चले और नागरिकों की सुरक्षा हो। अब इसमें क्या हुआ है, अब इसमें और तब बस हमारे यहाँ एक ही सरकार होती थी, कोई और कंपनी का या किसी और कंट्रीज का इसमें इन्वॉल्व नहीं था। अब इसमें थोड़ा बदलाव हुआ है। बदलाव ये हुआ है कि अब जो हमारा राज्य है उसमें बाहर की कंपनियां में आके स्थापित हुई हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित हुई हैं, फिर वो सड़कें बना रही हैं, आर्थिक मदद प्रदान कर रही हैं, जैसे कॉल सेंटर स्थापित हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आके हमारे देशों में स्थापित हुई। तो उन्होंने क्या करा है, उन्होंने जो हम आर्थिक ढांचे को भी सुधारने की कोशिश करी है। तो उससे क्या, तो हमारा जो राज्य था, हम पहले सिर्फ अपने राज्य पे निर्भर थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब हम अपने राज्य से निर्भर नहीं है। अब हमारे जो आर्थिक विकास है ये और भी जो सुविधाएं हैं वो हम सिर्फ राज्य से ही प्राप्त नहीं कर रहे हैं, हमें बाहर से भी मिल रही हैं। जैसे फॉरेन कंट्रीज से जो कंपनियां आ रही हैं वो सुविधाएं प्रदान करती हैं, या सड़कें बनवा रही हैं, या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही हैं, उसमें लोग काम कर रहे हैं। तो जो कुछ सुविधाएं हैं वो बाहर से भी हैं, और जो राज्य का दायरा है वो सीमित था। तो हम इसका ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि राज्य का दायरा कमजोर हुआ है, यानी कि पहले से कमजोर हुआ है। पहले तो हम सिर्फ राज्य पे ही डिपेंड थे, क्योंकि और हम कोई कंट्री इन्वॉल्व नहीं कर सकती थी। यहाँ हमारे जो न्याय व्यवस्था थी उसमें कोई भी किसी भी प्रकार से इन्वॉल्विंग नहीं थी, जो न्याय चल रहा है वही न्याय होगा। पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब विश्व स्तर पे न्याय प्रक्रिया हो गई, तो जैसे कुछ गलत होता है तो विश्व के लोग भी इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। अच्छा, 5th नंबर पर हमारा पॉइंट है आर्थिक साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला है। इनकी आवश्यक वस्तुएं वैश्वीकरण के कारण कम और सस्ते दामों पर मिली हैं, पर अब जाने अनजाने में हम उन पर निर्भर रहना पड़ रहा है। अब क्या है, जैसे आर्थिक साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिल गया है कि आर्थिक साम्राज्यवाद का ये कारण है कि फैक्ट्रियों से वस्तुएं उत्पन्न हो रही हैं, इनकी कम रेट पे तो मिल रही हैं, पर कहीं ना कहीं हमारे जो देश के बुनकर हैं या किसान हैं और जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर हैं, उन पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, इनकी रोजगार कम हो रहा है। और नंबर 6 हम पॉइंट बात करेंगे, WTO और IMF और WTO के जरिए विकसित देश अपनी मर्जी के अनुसार विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को बनाते हैं और उनका फायदा उठाते हैं। अच्छा, इसका अर्थ क्या हुआ? इनकी जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में या उनकी जो कानून व्यवस्था में हस्तक्षेप करते हैं। अब पहले तो ये नहीं था। पहले ये था कि जो विकासशील देश हैं वो उनकी अपनी न्याय व्यवस्था होती थी, उनमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। अब क्या हो, अब जो विकासशील देश है जिनका विकास अच्छे तरीके से हो गया है, विकसित देश जो विकासशील देशों की न्याय प्रक्रिया में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था है उसको फायदा मिला है। अच्छा, ये तो रहा हमारा ये राजनीतिक आयाम। आज हमने ये डिस्कस करा है कि राजनीतिक आयाम क्या है, इसकी क्या विशेषताएं थी, इसकी यही विशेषताएं थी। एक बार क्लियर कर लेते हैं कि राज्य की प्रस्तुतता में बदलाव आया है। इनकी जो राज्य हमारा पहले हम राज्य पर डिपेंड थे, या हमारे राज्य की सिर्फ 2 ही वो कार्य थे, यानी कि कानून व्यवस्था बनाए रखना और नागरिकों की सुरक्षा। यानी कि बाहर की जो फॉरेन कंट्रियां हैं या विदेशों के जो न्याय वो हैं वो हमारी यहाँ पर इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते थे, हमारी राज्य की नीतियों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। पर अब क्या हुआ है, जब बाहर से विदेशी कंपनियां हमारे भारत में आके स्थापित हो गई हैं और उन्होंने हमारे जो वो सड़क है, हमारी आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित किया है, तो हम पूरी तरह से हम राज्य की जो प्रभुसत्ता है, यानी कि जो प्रभुसत्ता का मतलब है कि उसके पूरी जकड़ में जो चीज़ें थी अब उस जकड़ से वो चीज़ें निकल रही हैं। फिर ये हमने पॉइंट डिस्कस करा था। अच्छा, आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं। और अच्छा, जो 2 आयाम बचे हैं, आर्थिक आयाम और सांस्कृतिक आयाम, मैं 3rd वीडियो में उनके बारे में बनाऊंगी। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में लिखें। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर चाहते तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका आंसर सॉल्व करके अपने चैनल पर डालने की पूरी कोशिश करूँगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।